क्लास 12 बायोलॉजी का प्री बोर्ड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। विभिन्न कीटों के जो मुख्य उपांग होते हैं उनका उदाहरण क्या है, आपको बता दें कि मुख्य उपांग क्या होते हैं। तो जैसे लेब्रम है, लेब्रम एक जोड़ी जो होते हैं मुख्य उपांग होते हैं। ऐसे ही दो जोड़ी जो मैक्सिली होते हैं ये मुख्य उपांग होते हैं। ऐसे ही कई सारे अंग हैं जो मुख्य उपांग होते हैं। और कहा गया है कि मुख्य उपांग का उदाहरण क्या है, समरूपता, अवशेषी अंगों के समजातता, पूर्वजता। तो समजातता उदाहरण होगा। जो ये हैं कीटों के मुख्य उपांग हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। बीटी का मतलब है बैसिलस थोरेंजिएसिस। बैसिलस थोरेंजिएसिस ये क्या है, तो ये जीवाणु होता है। बैसिलस थोरेंजिएसिस क्या है, तो एक जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। मृदा में पाया जाता है। बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एक विशेष एंडोटॉक्सिन विष उत्पन्न होता है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है और इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रोटीन की जीन को वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पेड़ पौधों में डाल दिया। तो उससे बने जो पौधे हैं वो बीटी कपास जैसे है, बीटी मक्का है आदि कहलाते हैं। तो बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, तो जीवाणु भाग लेता है, क्योंकि बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं लाइगेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला है, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं A.G. टांसले पारिस्थितिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को, तो आपको बता दें जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर बहता ही रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर नहीं जमता है और रुधिर बहता ही रहता है। इसीलिए इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है, ब्लीडर। और यह एक लिंग संलग्न रोग है, लिंग संलग्न रोग होता है। फिर अगला है, पारक्रमण क्या है। पारक्रमण किसे कहा जाता है, आपको बता दें कि किसी कोशिका में वायरस या फिर कोई अन्य माध्यम आप ले लीजिए, अन्य माध्यम द्वारा बाहरी डीएनए प्रवेश करवाने की प्रक्रिया पारक्रमण कहलाती है। किसी कोशिका में वायरस या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा, चाहे वायरस के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बाहर से जो डीएनए प्रवेश कराया जाता है उसे ही पारक्रमण कहा जाता है। और आपको बता दें पारक्रमण को अंग्रेजी में ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन बोला जाता है पारक्रमण को। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, तो उसे ही पारक्रमण कहा जाता है। फिर अगला है, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये परिभाषा पिछले वीडियो में आपको समझाया था, देख लीजिए। किसी जीव में सभी जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं।
कोई भी जीव है उसमें जितने भी जीन हैं उन सभी जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। अथवा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले सभी जीन्स को जीनोम कहते हैं। अब जैसे जीनोम परीक्षा में ना पूछे और पूछ ले कि जीन पूल क्या है, जीन पूल पूछ ले क्या होता है जीन पूल, तो देखिए जीन पूल क्या है, किसी जाति की एक आबादी के सभी जीवों के जीनोम, किसी जाति की आबादी के सभी जीवों के जीनोम मिलकर के एक जीन पूल का निर्माण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो आपको बता दें, एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का उपयोग होता है सिरका बनाने में। और फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, लिखेंगे, बहुत ही सरल परिभाषा बताते हैं आपको, जैविक कारकों और उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैविक कारकों और उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आपको बता दें कि अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी, एक संकर तथा द्विसंकर में विभेद कीजिए। एक संकर क्या है और द्विसंकर क्या है, आइए बता देते हैं। तो देखिए, जब मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो उसे एक संकर कहते हैं। जब मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो उसे ही एक संकर कहा जाता है। जबकि द्विसंकर में क्या था? जबकि जब मेंडल ने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो उसे ही द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। और एक दो अंतर और लिख दीजिए, 2 नंबर का है तो एक ये हो जाएगा। और आप दूसरा बता सकते हैं कि एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। जबकि द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 था। तो ये 1-2 अंतर हो जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है की ओर होता है, उसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? टेम्पलेट रज्जु कहा जाता है। देखिए, जैसे ये इस तरह से बनाया तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये टेम्पलेट रज्जु है। और ये क्या होगा? कोडिंग रज्जु हो जाएगा, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो टेम्पलेट रज्जु, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो क्या होगा? कोडिंग रज्जु हो जाएगा। तो अब इसमें डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो उसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। और डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है उसे क्या कहा जाता है? कोडिंग रज्जु कहा जाता है। कोडिंग रज्जु। और जो टेम्पलेट रज्जु है ये टेम्पलेट की तरह से कार्य करता है, जबकि जो कोडिंग रज्जु है ये क्या करता है कि ये कोडिंग करता है, यानी कोडिंग की तरह से कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। तो आधुनिक मानव या होमो सैपियंस
आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ। देखो, आधुनिक मानव का मतलब है वर्तमान मानव। तो कहा गया है कि वर्तमान मानव का विकास लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ, यह कहा गया है। और बोला गया है कि आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ, यानी लगभग 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ। ये बात कही इन्होंने। अब आगे बताया है कि क्रो-मैग्नन के बाद का उद्विकास मुख्यतः सांस्कृतिक विकास का काल है। यानी जब क्रो-मैग्नन मानव था, उसके बाद जो उद्विकास हुआ, उसके बाद जो जीव बने, मुख्यतः सांस्कृतिक विकास का काल था, यानी संस्कृति का विकास हुआ था। और इनका माथा चौड़ा होता है, जो माथा है चौड़ा होता है, चेहरा सुंदर और सीधा होता है, सुंदर सा चेहरा होता है, सीधा होता है, ठोड़ी स्पष्ट रूप से उभरी होती है। आपने देखा होगा सभी मानवों में जो ठोड़ी होती है स्पष्ट रूप से उभरी होती है। अगला है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जैसे एक डीएनए किसी जीव का ये है, दूसरे जीव का डीएनए कोई ये है, किसी एक जीन को इसमें से निकाला, इसमें से कोई एक जीन निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस जीव में डाला जाता है वो जीव पारजीवी जंतु कहलाता है, यह ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में वांछित जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है उन्हें ही पारजीवी जंतु कहा जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पारजीवी जो जंतु होते हैं, पारजीवी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराया जाता है और इस तरह से ये रूपांतरित जंतु बन जाते हैं। फिर अगला है जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता का महत्व समझाना है। आपको बता दें कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। जो जैव विविधता है ये पारिस्थितिक संतुलन बनाती है, संतुलन बनाने का कार्य मानव कल्याण में मदद करती है, मानव कल्याण में मदद करती है और उच्च उत्पादकता में मदद करती है। मनुष्य को आनुवांशिक विविधता प्रदान करती है। तो बहुत सारे इसके महत्व हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। अब खाद्य श्रृंखला क्या है? तो जैसे हरे पादप है, हरे पादप को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। ऐसे ही जैसे हरे पादप है तो और भी कोई इनको खाता होगा, टिड्डे को कोई और खाता होगा, मेढक को कोई और भी खाता होगा। तो इस तरह से जब एक जाल सा बन जाता है, कोई किसको खा रहा, कोई किसको खा रहा, एक एक लोग को कई कई सारे लोग खा रहे हैं, तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। आपको बता दें कि इसमें जो जीवधारी होते हैं, इसमें जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं। यानी कोई किसी को भी खा सकता है, जिसको खाता है वो उसको खा सकता है। तो कई सारे विकल्प होते हैं और इसमें जीव संख्या भी अधिक होती है। फिर अगला है अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, जो मादा होती है, मादा अंडाशय की जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियम जो कोशिकाएं हैं, मादा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं, तो वो जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, जनन कोशिकाएं कहलाती हैं या जननी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो जनन कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। यानी कि
अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया ही अंडजनन या oogenesis कहलाती है। क्या परिभाषा होगी? अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया ही अंडजनन कहलाती है। अंडजनन कैसे होता, देखिए संक्षिप्त रूप से आपको बता देते हैं। देखिए इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोशिका थी जनन एपिथेलियम, अब इसका द्विगुणन होना शुरू हुआ, 2x द्विगुणन हो रहा है, दो कोशिकाएं बन रही हैं इस तरह से, इससे तो यहाँ पर सब गुणन ही हो रहा है, 2x। अब फिर एक कोशिका को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो एक कोशिका थी ये बड़ी हो गई और बड़ी होकर x में बदल गई और इधर पोलर बॉडी बन गई छोटी सी, और फिर यही जो एक कोशिका थी और मेच्योर हो गई और इसकी भी पोलर बॉडी बन गई। इस तरह से अंडे का निर्माण होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट में आप क्या बता सकते हैं, इसमें बता दीजिए कि खाद्यान्नों की प्रचुरता, क्योंकि खाद्यान्न बहुत अधिक है इसलिए जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी है, यानी लोग कम मर रहे हैं, मृत्यु दर में कमी है। कम आयु में विवाह हो रहा है, जब कम आयु में विवाह हो जाता है तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो अशिक्षा भी। ऐसे ही गरीबी, लोग गरीब हैं तो सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे उतने ज़्यादा कमा कर लाएंगे, तो गरीबी भी इसमें योगदान देती है। और तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं कि लड़का जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक परिवार कौन चलाएगा, उसका वंश कौन चलाएगा, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसके द्वारा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी कहा गया है, तो लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी मतलब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। चलिए इसके बारे में समझा देते हैं। तो सन 1942 ईस्वी में H.F. क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया था। मतलब ये हुआ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जानकारी चिकित्सकों और विशेषज्ञों को सन 1942 से हुई, और H.F. क्लाइनफेल्टर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस तरीके के जो रोग होते हैं, इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं, उनकी खोज पुरुषों में की थी, यानी खोज का वर्णन पुरुषों में सबसे पहले इन्होंने किया था। और आपको बता दें कि लगभग 500 पुरुषों में से एक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, यानी 500 लोगों में से एक पुरुष में ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्या कहा गया है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इन व्यक्तियों के लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं हम सभी लोग जानते हैं, उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं तो उसे ही ट्राइसोमिक अवस्था बोला जाता है। ट्राई का अर्थ है 3 और सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, अर्थात लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इस तरीके का सिंड्रोम हो जाता है। इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या गुणसूत्र आ जाता है। आमतौर पर 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक बढ़ गया, X गुणसूत्र एक बढ़ गया तो कुल कितने हो गए? 47 हो जाते हैं। यानी एग्जाम में इसे हम कैसे लिखेंगे? 2n+1 = 47 ऐसे लिख देंगे। चाहे आप लिख सकते हैं कि 44 + XXY ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इतने गुणसूत्र यानी XXY लिंग गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण हो जाता है। चूंकि इसमें स्त्री वाला भी गुणसूत्र है, पुरुष वाला भी गुणसूत्र है, इसलिए इसमें पुरुष और स्त्री के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है। तो Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा
वह सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन एक्स गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ गया। अब अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आया है और वाई गुणसूत्र भी है, तो वाई गुणसूत्र के कारण नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं, यानी मनुष्यों के पुरुषों के लक्षण विकसित हो जाते हैं और शरीर पुरुषों जैसा हो जाता है। और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आया है, तो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण वृषण छोटे हो जाते हैं, जो वृषण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते हैं। उसमें जो शुक्राणु होंगे वो नहीं बनेंगे और जो वृषण होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया को, इस तरीके का जो लक्षण हो जाता है, इसे हाइपोगोनेडिज्म बोला जाता है। हाइपोगोनेडिज्म। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और ये नर बांध होते हैं। बांध यानी स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों में यानी इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है। गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब हुआ कि अब इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसीलिए ये नर बांधे होते हैं या स्टेराइल होते हैं, अर्थात इनमें स्त्रियों के समान लक्षण आ जाते हैं, स्त्रियों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कौन कौन से? शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। जैसे स्त्रियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वैसे ही इनमें शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होंगे तो बहुत कम होंगे, स्त्रियों जैसे होंगे। और स्तन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जैसे स्त्रियों के स्तन पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब पुरुषों में स्त्रियों की तरह स्तन भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति को क्या कहा गया है? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। ये असामान्य पुरुष असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से अथवा सामान्य अंडों व असामान्य शुक्राणुओं में निषेचन होने पर बनते हैं। और ये असामान्य अंडे या शुक्राणु एक्स गुणसूत्रों के अवियोजन से बनते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो शिशु होते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इनका जन्म असामान्य क्रोमोसोम का जो अंडा होता है उससे और सामान्य क्रोमोसोम वाले जो गुणसूत्र शुक्राणु होते हैं उससे, अथवा सामान्य क्रोमोसोम के अंडे और सामान्य क्रोमोसोम के अंडे और असामान्य क्रोमोसोम के शुक्राणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप ये बनता है। और इस प्रकार के बंध्य पुरुष मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो ये आप लाइन समझ गए। फिर ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र एक्स वाई वाई यानी इस तरीके के भी गुणसूत्र पाए जाते हैं कि एक्स वाई वाई होगा, फिर एक्स 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 ही हो सकता हो या 3 से अधिक भी कभी कभी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है, आइए इस पर टिप्पणी आपको समझा देते हैं। देखिए 3 नंबर का है तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा बता दें कितना आपको लिखना है। तो लिखेंगे मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं। यदि इस परियोजना के उद्देश्यों पर ध्यान दें तो इसके विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना हम कर सकते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। तो यहां तक लिखेंगे और वहां तक लिखने के बाद फिर हेडिंग डाल लेंगे मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। और उद्देश्य में लिखेंगे पहला, अनेक जीवों के जीनोम चित्रण तैयार करना, जैसे जीवाणु, शैवाल, मक्खी, चूहा आदि। इनके चित्रण से मनुष्य की जीनोम चित्रण में लगने वाले समय का ज्ञान हो सकेगा। विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समजात क्रमों में उच्च संरक्षित जीनों को पहचाना जा सकता है। गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना, जिससे उनकी संरचना, कार्य तथा संबंधों के विषय में जानकारी हासिल हो सके। तो 3-4 पॉइंट लिखना है, बहुत सारे नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर का ही है। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं। तो पहला लिखेंगे विशेषता में, मानव जीनोम में
3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक मानव जीनोम में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहां तक लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कट कट करके लिखना है। फिर अगला लिखेंगे, मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। जीनोम का लगभग 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोगी होता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए, मानव जीनोम में एकल न्यूक्लियोटाइड्स बहुरूपता के 1.4 मिलियन अंतर हैं। इससे रोग संबंधी जीन की पहचान में सहायता मिलती है। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। उपयोगिता में लिखेंगे, मनुष्य या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। रोग उत्पन्न करने वाली जीन्स में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम का पता लगाने में सहायक होता है। आनुवांशिक रोगों की पहचान में सहायता करता है। रोग प्रवृत्ति की पहचान में सहायक तथा रोग के अनुसार कस्टम ड्रग्स बनाने में सहायक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर अपराधियों की पहचान आदि में सहायक है। विवादग्रस्त वल्दियत के निराकरण में सहायक है। तो इतने सारे उपयोग लिख देंगे, बस 3 नंबर का हो जाएगा इतना लिखने पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला है, मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र भी बनाइए। तो चलिए इसको डिटेल से समझा देते हैं। ओपेरिन ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है। तो ओपेरिन की परिकल्पना को सही साबित करने के लिए, उनके सिद्धांत को सही साबित करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे की देखरेख में प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है या कार्बनिक अथवा ऑर्गेनिक पदार्थों से हुई है। तो जो स्टैनले मिलर हैं, स्टैनले मिलर शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड यूरे के शिष्य थे। हेराल्ड यूरे के शिष्य थे और हेराल्ड यूरे इनके गुरु थे। स्टैनले मिलर के मन में ओपेरिन की कही बात को सही साबित करने का विचार आया और इस काम में उनके गुरु हेराल्ड यूरे ने उनकी मदद की थी। मतलब स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे के साथ मिलकर सन 1952 में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रयोग किया और इनके प्रयोग का वर्णन सन 1953 में एक पेपर में किया गया था। इनके प्रयोग का वर्णन 1953 में पेपर में किया गया था। मिलर ने अपनी प्रयोगशाला में आज से लगभग 4 खरब वर्ष पूर्व की आद्य पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उत्पत्ति की जांच की। यानी कि मिलर ने प्रयोगशाला में पृथ्वी की प्रारंभिक दशाओं के समान परिस्थितियां उत्पन्न की। मतलब लगभग 4 खरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जैसा वातावरण था, जैसा वायुमंडल था, बिल्कुल वैसा ही वातावरण बना करके, वैसा ही वायुमंडल बनाकर जीवन के उत्पत्ति का प्रयोग किया और उत्पत्ति का प्रयोग कर ओपेरिन सिद्धांत की पुष्टि की। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए इस पूरे यंत्र का प्रयोग किया था, जो आप चित्र में देख रहे हैं। इस पूरे यंत्र या उपकरण का प्रयोग किया था और इस पूरे उपकरण में सबसे पहले ऑक्सीजन को निकाल दिया था। जितनी भी ऑक्सीजन थी निकाल दी गई थी, क्योंकि आद्य पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल दिया गया था, क्योंकि वैसा ही वातावरण बनाना था। और इस उपकरण के एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण 2:1:2 के अनुपात में भर दिया गया था। मतलब एक बड़े फ्लास्क में CH4NH3H2 का मिश्रण 2:1:2 के अनुपात में भर दिया गया था। और ये फ्लास्क लगभग आप मान कर चलो कि 5 लीटर का रहा होगा। जो बड़ा वाला फ्लास्क है ये लगभग 5 लीटर का रहा होगा। अब एक छोटे फ्लास्क को कांच की नली के द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया गया। जो छोटा फ्लास्क है ये वाला, इसको एक कांच की नली के द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया गया है और यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया गया है। ये छोटा फ्लास्क लगभग आधा लीटर का रहा होगा। जो छोटा फ्लास्क आप देख रहे हैं ये लगभग आधा लीटर का रहा होगा और इस छोटे से फ्लास्क में जल भरकर इसे उबालने का प्रबंध किया गया। भाई नीचे से लैंप वगैरह लगा दी गई, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो छोटे से फ्लास्क में जल भर दिया गया है और इसके उबालने का प्रबंध किया गया है। और जल को इसलिए उबाला गया है ताकि जलवाष्प बने, वाटर वेपर बने, जलवाष्प का निर्माण हो। और आपको बता दें कि जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहेगी। जो जलवाष्प बनेगी ये जलवाष्प पूरे उपकरण में
घूमती रहेगी और बड़े फ्लास्क के गैसीय मिश्रण में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड फिट किए गए हैं। जो बड़ा वाला फ्लास्क है जिसमें NH3, CH4 और H2 गैसें भरी गई थी, उस बड़े वाले फ्लास्क में 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, यानी टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए गए हैं ताकि आदि वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को उत्पन्न किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, मतलब 4 खरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, बिजली चमक रही थी, कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही थी और पृथ्वी बिल्कुल आग के अंगारा जैसी थी, यानी तापमान बहुत अधिक था, बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया गया। तब जैसा वायुमंडल था वैसा ही बनाया गया। जैसे लाइटनिंग हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रोड फिट कर दिए गए या लगाए गए। अब बड़े वाले फ्लास्क को इन्होंने यू नली के द्वारा छोटे वाले फ्लास्क से जोड़ दिया है। जो बड़े वाला फ्लास्क है, इस फ्लास्क को देखिए छोटे वाले फ्लास्क से जोड़ दिया, और किस नली के द्वारा? तो यू नली के द्वारा। देखिए यू आकार की नली है, इसलिए इसको यू नली कहा गया है। और इस नली को एक स्थान पर कंडेंसर में से निकाला गया है। देखिए ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसी में से बीच से नली को निकाला गया है। इस प्रकार से गैसों का मिश्रण नली तथा फ्लास्क में चक्कर लगाता रहता है, यानी यहां से पानी उबल रहा है और पानी उबलने के साथ जो वाटर वेपर है वो ऊपर नली के माध्यम से जाती है, फिर इधर जाती है और फिर ये बड़े वाले फ्लास्क में आती है, फिर कंडेंसर में से होती हुई यू नली में आती। इस तरह से पूरा चक्कर लगाती रहती है, यानी इस प्रकार से गैसों का मिश्रण नली तथा फ्लास्क में चक्कर लगाता रहता है। और प्रयोग के समाप्त होने पर उपकरण में बनी गैस जब कंडेंसर से प्रभावित होकर ठंडी हुई, तब यू नली में एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ देखा गया। रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इस तरल पदार्थ में ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लिसरीन आदि अनेकों अमीनो अम्ल, सरल शर्कराएं व अन्य कार्बनिक पदार्थ विद्यमान थे। मतलब लगभग 1 सप्ताह बाद जब मिलर ने अपने यंत्र को देखा तो उसमें यू नली में उनको एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन, अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ मिले। वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले आद्य युग में पृथ्वी वाष्प, बादलों, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसों से बने वायुमंडल से घिरी थी। यानी उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 3 से 4 खरब वर्ष पहले जो आद्य पृथ्वी थी वह वाष्प, बादल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैसों से घिरी हुई थी। आदि गैसें उस पर बहुत सारी थीं और बादलों में विद्युत प्रवाह के कारण एमिनो अम्लों व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। मतलब ये कि बादलों में विद्युत प्रवाह हो रहा था, बिजली चमक रही थी, कड़कड़ा रही थी, तो बिजली के चमकने से विद्युत प्रवाह के होने के कारण अमीनो अम्लों व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ या अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ बने। इस प्रकार बने कार्बनिक पदार्थ समुद्र में एकत्रित होने लगे, क्योंकि उस समय तक इनको क्षय करने वाले जीवों या बैक्टीरिया आदि का उद्विकास नहीं हो पाया था, इसलिए ये समुद्र में एकत्रित होने लगे। साथ ही उस समय मुक्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे इनका ऑक्सीकरण भी नहीं हो सकता था, इसलिए समुद्र में एकत्रित हुए और धीरे धीरे इन्हीं से जीवों का विकास हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को अभी आपको डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी का उपचार। तो इसी में ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देंगे। अगला है जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद क्या होती है? तो देखिए ऐसी खाद जिसमें जैविक पदार्थ मिले हों। जैविक पदार्थ मिले हों। जैविक पदार्थ क्या? जैसे पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जीव जंतु हैं, जीवाणु हैं, ये जब मिले होते हैं, जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऐसे ही जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो बहुत सारे ये जो जीवाणु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनसे जो बनी खाद होती है उसे ही जैविक खाद कहा जाता है। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? इनका कार्य लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और कार्य भी बताना है। तो देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम है इनकी सहायता से
सहायता से डीएनए अनुक्रम को विशिष्ट जगहों पर काटा जाता है। यानी प्रतिबंधन एंजाइम से डीएनए अनुक्रम को विशिष्ट जगहों से काटा जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक प्लेसेस से ये कट लगाते हैं जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं, अणु को काटते हैं। इस पर फुल जानकारी हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी का उपचार कैसे होता है? चलिए इस पूरे क्वेश्चन को डिटेल से आपको समझा देते हैं और ये वाला भी इसी में बता देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा और लिखेंगे आनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रवेश कराने की विधि जीन चिकित्सा कहलाती है। यानी कि यदि कोई त्रुटिपूर्ण जीन है तो उसको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है और उसके जगह पर सामान्य जीन डाल दिया जाता है, तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। इस तरह से आनुवांशिक बीमारी को दूर किया जाता है। यानी अगर कोई आनुवांशिक रोग से ग्रसित जीन है तो उसको हटा दिया, उसकी जगह पर सामान्य क्रियाशील जीन डाल दिया, तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आनुवांशिक रोग के त्रुटिपूर्ण या म्यूटेंट जीन को सामान्य क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा कहलाती है। आपको बता दें कि जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों को आशा है कि इससे मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। फिर आगे क्या लिखेंगे? फिर हेडिंग डालेंगे एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। तो एंजाइम एडीए की कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। जो एडीए है इसकी कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, उसके सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होता है। कौन सा एंजाइम? तो एडीए एंजाइम। जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यानी सबसे पहला सफल प्रयास कब किया गया? 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से या सीआईडी रोग से पीड़ित थी। यानी इस बच्ची में एंजाइम कौन सा कम था? एडीए जो एंजाइम है या एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है ये कम हो गया था। जब ये कम हो गया तो इसको रोग हो गया या सीआईडी, सेवरे कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम रोग इसको हो गया था। इस रोग से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्ची की अस्थिमज्जा में प्रवेश करा दिया गया। अब क्या किया गया कि सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को बच्ची में डाल दिया गया, क्योंकि एडीए की कमी थी तो ऐसा सामान्य जीन डाला गया जो एडीए स्रावित कर सके, उसको प्रवेश कराया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी, और जैसे जीन अंदर गई तो उसके लिम्फोसाइट कोशिकाओं से जुड़ गई और जीनोम से जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी। यानी एडीए एंजाइम बनाने लगी, इसी की कमी थी और वही बनाने लगी। इस तरह से चित्र भी बना देना है आपको, ऐसे आप शॉर्ट ले लीजिए। फिर चलिए आगे बताते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि यह सीआईडी यानी सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी के उपचार के लिए सामान्य जीन की अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणु वाहक में निवेश कराया गया। सामान्य जीन को क्या किया गया कि रेट्रोवायरस या किसी विषाणु वाहक में वेक्टर में प्रवेश कराया गया, और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गईं। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थिमज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित कराया गया। इन पारजीनी विषाणुओं के द्वारा क्या किया गया कि अस्थिमज्जा से जो बोन मैरो सेल निकाली गई थी उनको इन विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कराया गया, और कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल को पुनः रोगी में डाल दिया गया, अस्थिमज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया गया। जब कई सारी बन गए तो अंतःक्षेपित कर दिया। इस तरह से इस विधि द्वारा सीआईडी यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग को निदान संभव है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। सहजीवन यानी साथ साथ जीना, साथ साथ जीना। सहजीवन यानी सिम्बायोसिस, और सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग डॉक्टर वेरी ने किया था। डॉक्टर वेरी ने सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसमें कोई दो सहभागी होते हैं
दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे भोजन बनाने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों का लाभ होता है या फिर किसी की भी हानि नहीं होती है। ये सहजीवन होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, घड़ियाल परियोजना वास्तव में क्या है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया। था और किसका किसका इसमें सहयोग था? तो यूएनडीपी व एफएओ का सहयोग था। इनके सहयोग से शुरू किया था। कहने का मतलब यह है कि घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू की गई और कहां? तो उड़ीसा में लागू हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करना है, यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पीढ़ियों का एकांतरण क्या है? एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। जो आवृतबीजी पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ होता है। तो पूरे पौधे को बना लेते हैं। मैंने तना और पत्तियों को बनाया हुआ है, अब जड़ को बना लेते हैं। रूट्स बन जाएंगे इस तरह से, और रूट्स बनाने के बाद में फ्लावर को बनाएंगे, फूल को बनाएंगे ऊपर। जो आवृतबीजी पौधा होता है इसमें पुष्प जो होता है वही इसका मुख्य जनन अंग होता है। अब इस पुष्प को अलग बना लेंगे क्योंकि मुख्य जननांग पुष्प ही है, फ्लावर ही है। पूरा पुष्प बनाने के बाद में ये देखिए पुष्प मैंने बना लिया है, बिल्कुल उसी पौधे का पुष्प है ये। यहाँ पर एंड्रोसियम बना देंगे, यानी कि पुष्प के नर जनन अंग नामांकित भी कर देंगे। ये वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा हो जाएगा, स्टिग्मा। और ये जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है ये अंडाशय या ओवरी होती है। और ये पतली सी जो नलिका होती है वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, इसे वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। ये दल होते हैं जिन्हें पेटल कहा जाता है। और ये मुख्य जनन अंग यानी नर जननांग होते हैं। पुमंग जिसके अंतर्गत फूला हुआ भाग परागकोश या एंथर कहलाता है। और ये वाला सेपल हो जाएगा जिसे बाह्यदल कहा जाता है। एक को बाह्यदल, सभी को बाह्यदल पुंज। फिर अगले स्टेप में ये जो अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र वाला पूरा भाग यहाँ पर बना लेंगे, यानी मादा जनन अंग को पूरा यहाँ पर बना लेंगे। और इसके अंदर एक अंडक को दिखा देंगे, भ्रूणकोश को। देखिए ये अंड कोशिका होती है बीच में, अगल बगल दो सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच वाला द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। द्विध्रुवीय केंद्रक, ये एक सेल अंग्रेजी में लिख देंगे, और बीच वाला ये द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। और ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। द्विध्रुवीय केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है अंग्रेजी में। अब यहाँ पर पॉलिनेशन होगा यानी परागण की क्रिया होगी। तो परागण की क्रिया में ये जो पराग कोश हैं इनके अंदर परागकण भरे रहते हैं। इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं स्पष्ट रूप से। पराग कोशों को, इसके अंदर देखिए परागकण भरे हुए हैं। अब कोई कीट आया या पक्षी आया तो कीट के शरीर से जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं। भाई फट गए हैं तो चिपक जाते हैं, और जब चिपकते हैं तो वो कीट जाकर के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है, तो वो परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद अंकुरित होते हैं। तो अंकुरण वाली स्थिति दूसरे स्टेप में दिखाते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं इस चित्र को बनाकर कि किस तरह से परागकण यानी पॉलन ग्रेन अंकुरित हुए हैं, उनका जर्मिनेशन हुआ है। यहाँ पर परागकण दिखा देंगे, वही वाले परागकण हैं और इसका अंकुरण इस तरह से हुआ है।
परागनलिका बना देंगे। उसको थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखे कि ये परागकण अंकुरित हुआ है। और ये हो जाएगा परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। और इसके बाद में ये हो जाएगी परागनलिका। परागनलिका के अंदर जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं, यानी नर युग्मक होता है। अब निषेचन हो जाएगा। जब परागनलिका के माध्यम से नर युग्मक पहुंच चुका है तो अंड कोशिका से संलयित हो जाएगा और दुग्धीय केंद्रक से संलयित हो जाएगा। इस तरह से निषेचन हो जाएगा। तो ये निषेचन होने के बाद की स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं एम्ब्रियो शैक की। केंद्रक संलयित हो गए हैं, यानी फ्यूजन हो गया है या निषेचन हो गया है। अब निषेचन होने के बाद फल और बीज का निर्माण होगा। फल से बीज बनेंगे। ये रहा बीज, सीड, और सीड ये हो जाएगा एसिडी सीड यानी बीज, और इसके ऊपर सीड कोट होता है, बीजावरण होता है। बीजावरण आप लिख सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। और ये फिर बीज जब आप मिट्टी में बोओगे तो अंकुरित होगा मिट्टी में बोने पर, और अंकुरित हो करके ये देखिए बीज का अंकुरण हो गया है। और इसके बाद अंकुरण को जर्मिनेशन कहा जाता है, और इस तरह से पौधा बन जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपायों को लिखिए। देखिए जो एल्कोहल है, एल्कोहल यानी शराब होती है, और शराब को पीने से लीवर खराब हो जाता है, और जब लीवर खराब होगा तो आपके शरीर में समस्त चीजें खराब हो जाएंगी। तो एल्कोहल पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जो ड्रग है वास्तव में नशीली दवाएं होती हैं, और इनको लेते रहने से लत लग जाती है, जिसे व्यसन कहा जाता है। तो ड्रग या नशीली दवाएं लेने से भी व्यक्ति में कई सारे रोग हो जाते हैं, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने चैनल में बताया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है तंबाकू। एक तरीके का जहर होता है जो मुंह का कैंसर उत्पन्न करता है, गले का कैंसर उत्पन्न करता है। इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है विषाणु द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार एवं बचाव लिखिए। विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग का नाम, तो आप देखिए इसमें डेंगू रोग भी बता सकते हैं, डेंगू बुखार अथवा डेंगू फीवर। इसे सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार अथवा अस्थिभंग बुखार के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्रेक बोन फीवर भी इसे कहा जाता है। हड्डी तोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। यानी भीषण अस्थि पीड़ा होती है, ये इसका सामान्य लक्षण होता है। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग होता है, यानी जो डेंगू बुखार है, डेंगू फीवर है, ये विषाणु अथवा वायरल डिसीज होती है, वायरस से होने वाला रोग होता है। यह वायरस एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। मतलब डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। डेंगू मच्छर आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, यानी ये किस संघ में आता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। एडीज नाम का ये मच्छर इंसान पर दिन के वक्त हमला करता है, दिन के वक्त। डेंगू का मच्छर सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले तक अधिक एक्टिव रहता है या ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब जब सूर्योदय हुआ है उसके 2 घंटे बाद तक एक्टिव रहता है, काटता है, और सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले तक अधिक एक्टिव होता है। मतलब डेंगू का जो मच्छर है केवल सुबह और शाम के समय ही अधिक काटता है। कहने का मतलब ये हुआ, यह मच्छर ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है, यानी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। इस कारण केवल पैरों से लेकर घुटनों तक ही काटता है। जो हमारे नीचे के पैर होते हैं वहां से केवल घुटनों तक ही काटता है। मतलब यह मच्छर लगभग 3 फुट से अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता है, इसीलिए लोअर लिम्स पर ही काट सकता है। डेंगू का सीजन शुरू हो चुका है। बरसात के मौसम से लेकर यह अधिक एक्टिव कब होता है? तो अक्टूबर और नवंबर को इसका पीक सीजन माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर को पीक सीजन इसका होता है। डेंगू फैलाने वाली मादा एडीज एजिप्टी मच्छर की उम्र
लगभग 1 महीने तक होती है। यानी जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है ये डेंगू को फैलाती है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो इसकी उम्र लगभग में 1 महीने ही होती है। लेकिन इसी जीवन काल में वह 500 से लेकर 1000 तक मच्छर पैदा कर देती है। यानी 500 से 1000 और मच्छर बना देती है। और मच्छर कूलर, गमलों, फ्लावर पॉट, छत पर पड़े पुराने बर्तनों, टायर आदि में भरे पानी और आबादी के आसपास गड्ढों में लंबे समय तक पड़े साफ पानी में अंडे देते हैं। यानी ये जो मादा मच्छर है कहाँ अंडे देती है? जैसे कोई कूलर है उसमें पानी भरा है, गमला है उसमें पानी भरा है, फ्लावर पॉट है, छत पर पड़े पुराने बर्तन हैं, टायर हैं उनमें पानी भरा है तो उसी में अंडे देती हैं। और अगर कोई गड्ढा है पुराना साफ पानी है उसमें भी अंडे दे देते हैं। डेंगू बुखार एक भयानक फ्लू जैसी बीमारी है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का रोग है या ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं वहाँ का रोग है जो डेंगू वायरस से होता है। यानी डेंगू वायरस के द्वारा हो जाता है। डेंगू वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए होता है। आरएनए वायरस है जो कुल विरविडी, कौन सा कुल है? विरविडी और वंश फ्लेवी वायरस का सदस्य है। यानी इस वायरस का कुल विरविडी है और वंश फ्लेवी वायरस है। इस वायरस के 5 स्ट्रेन हैं जिन्हें सीरोटाइप कहा जाता है। 5 स्ट्रेन, उन्हें क्या कहते हैं? सीरोटाइप कहते हैं। डेंगू वायरस 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ये जो 5th वाला है इसकी सन 2013 में खोज हुई थी। यानी 5वें स्ट्रेन की खोज कब हुई? इसकी घोषणा कब हुई थी? 2013 में हुई थी। एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर केवल डेंगू के वायरस को ही इंसान के शरीर में नहीं भेजते हैं, नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि यह चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस को भी फैलाते हैं। यानी डेंगू वायरस को तो फैलाते ही फैलाते हैं, साथ ही साथ चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, जीका वायरस है, इसको भी फैलाते हैं। इन बीमारियों का वायरस भी इसी मच्छर के माध्यम से संक्रमित इंसान से स्वस्थ इंसान के शरीर में जाता है। डेंगू मच्छर के काटने की शुरुआती लक्षण पैरों पर देखे जा सकते हैं। इसमें से आपके पैरों पर डार्क या सफेद दाग दिख सकते हैं। डेंगू में बुखार आना, सिर दर्द, पेशियों व जोड़ों में दर्द इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेशियों और जोड़ों हड्डियों में बहुत दर्द होता है। साथ ही त्वचा पर विशेष निशान या चकत्ते भी पड़ने लगते हैं या पड़ सकते हैं, जिनकी तुलना खसरे से की जा सकती है। जैसे खसरे में चकत्ते पड़ जाते हैं वैसे पड़ सकते हैं। यह रोग अत्यंत घातक हीमोरेज बुखार उत्पन्न कर सकता है। हीमोरेजिक बुखार जो होता है वो उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रुधिर स्राव, रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट, रुधिर प्लाज्मा निकलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी रुधिर प्लाज्मा लीक कर सकता है। डेंगू की गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यानी भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो डेंगू की गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन लोगों को घातक बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। यानी भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस 15 जून को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं आपको बता दें। जो पारितंत्र होता है या पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय निरूपण या चित्रीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में
जीवधारियों के संबंधों का रेखीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। और विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों में पहला है जीवभार का पिरामिड। इस तरह से इसमें उत्पादक व उपभोक्ताओं का ग्राफीय निरूपण जीवभार के आधार पर किया जाता है, उसे ही जीवभार का पिरामिड कहा जाता है। यह पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, घास के मैदान का जीवभार पिरामिड है, इधर सीधा है और इधर तालाब का जीवभार पिरामिड उल्टा है। तो दो पिरामिड दिए गए हैं, एक तो सीधा, दूसरा उल्टा। देखिए दूसरा है जीव संख्या का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर। तो इसमें उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्या का ग्राफीय निरूपण जीव संख्या के आधार पर होता है। यह पिरामिड सीधा या उल्टा प्रकार का हो सकता है। तो जीव संख्या का पिरामिड देखिए इधर सीधा बना हुआ है और वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बना हुआ है। देखिए इस तरह से आप ऊर्जा का पिरामिड भी बना सकते हैं। इसमें तीसरा पिरामिड ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का पिरामिड बनाकर उसमें बता सकते हैं कि ये ऊर्जा का पिरामिड है और ये सदैव सीधा होता है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अथवा लगा हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करना है तो वही 10% का नियम लगा करके और ऊर्जा का पिरामिड बताना है। 10% का नियम वाला, जैसे यहाँ पर उत्पादक है 1000 जूल ऊर्जा है इसके पास, तो यहाँ पर इनको बकरी ने खाया तो इसके पास 100 जूल ऊर्जा गई। फिर बकरी को जो शेर खाता है तो उसको 10 जूल ऊर्जा गई। तो इस तरह से चलता रहता है। तो इस पर आप जानकारी कर सकते हैं। सेम वही वीडियो है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। इस तरह से मैंने आज आपको समस्त क्वेश्चन समझाए। आशा है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।